हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 15 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 16 नवंबर 2020। हाँ बच्चों, जो आपकी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 15 जिसकी डेट है 16 नवंबर, वो आपके पार्ट 2 जो आपका है व्यापार से साम्राज्य तक उसके बारे में बात करता है। तो उसमें से आज हम जानेंगे नए शासन की, जो नया शासन था कंपनी का, उसकी स्थापना कैसे हुई और कंपनी की फौज कैसे बनी। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई थी और अपना शासन बढ़ा रही थी, तो आपको जाहिर है कि ऐसे में बहुत सारे लोग होंगे जिनका महत्वपूर्ण योगदान हुआ होगा कंपनी की सत्ता को बढ़ाने के लिए। तो उनमें से एक गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, उनका बहुत योगदान था, जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की, है ना। इन्होंने भी कंपनी की ताकत फैलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ठीक है, जब वारेन हेस्टिंग्स आए, गवर्नर जनरल बने थे, तब कंपनी कहाँ कहाँ, बंगाल में तो पहले ही आ गई थी, उसके अलावा मुंबई और मद्रास, जो चेन्नई है बच्चों, आज जिसको हम चेन्नई बोलते हैं उसको मद्रास बोलते थे पहले, मद्रास। ठीक है, और जिसको हम मुंबई बोलते हैं उसको बम्बई बोलते थे। ठीक है, फिर ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। जो भी ब्रिटिश इलाके थे उनको प्रेसिडेंसी में बांट रखा था, मतलब अपने प्रशासन के करने के अलग अलग जगह बांटी हुई थी, और उसे क्या कहते थे, प्रेसिडेंसी कहते थे। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? एक तो बंगाल थी, एक मद्रास थी और एक बम्बई थी। ठीक है, बंगाल, मद्रास और बम्बई 3 प्रेसिडेंसी थी उस टाइम। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, और कौन शासन करता था? हर एक जो प्रेसिडेंसी होती थी उसका शासन करता था गवर्नर। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, मतलब इन तीनों में एक एक गवर्नर हो गया, और इन सब के ऊपर हो गया एक गवर्नर जनरल। जो प्रथम यानी कि पहले गवर्नर जनरल बने वो थे वारेन हेस्टिंग्स, और उन्होंने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय थे। उन्होंने मतलब कई सुधार किए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण थे, और महत्वपूर्ण में से उनका क्या था, जो न्याय के क्षेत्र में उन्होंने सुधार किए। ठीक है, न्याय के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया? उन्होंने फौजदारी और दीवानी अदालत बनाई। ठीक है, पहले एक ही तरीके से होता था सब कुछ, जो कानून जो भी मामले आते थे, उन्होंने दोनों अलग अलग क्या कर दिया, 2 अलग अलग अदालत बना दी। एक होगी फौजदारी, जो फौजदारी मामले हो गए लेगी, और एक होगी दीवानी अदालत, जो क्या करेगी, जो दीवानी जो भी उसके मामले अंतर्गत उसके आते थे वो लेती थी। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, है ना। जो दीवानी अदालत में जो भी आपके मामले आएंगे, जो भी केसेस आएंगे, तो उसमें क्या होगा, उसके जो मेन होते थे वो यूरोप के जिला कलेक्ट्रेट होते थे, जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे, और क्योंकि उन्हें भाई यहाँ पे तो नहीं पता यहाँ क्या है क्या नहीं, मौलवियों के अनुसार, पंडितों के अनुसार, तो मौलवी और हिंदू पंडित भी रखे हुए थे उन्होंने, जिससे वो बता सके कि यहाँ पे कैसी नीति है, क्या है ना। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी। जो फौजदारी अदालतें थी वो तो काजी और मुफ्ती देखते थे उनके अंदर, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। आप समझे आप, मतलब बेशक उन्होंने जो हिंदुस्तान के लोगों को, मुस्लिम को और हिंदुओं को लगा दिया था, लेकिन उन सब के ऊपर उनका कलेक्टर होता था। ठीक है, वो उसकी निगरानी में काम करते थे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। हिंदी कानून में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने को सौंपा गया, क्योंकि सब जगह देखो अलग अलग मान्यता थी पहले। ऐसा तो नहीं था कि ऐसा नहीं था जैसे आज है कि भारत में एक कानून है और सब जगह एक सा चलता है। तो उन्होंने क्या करा, 11 पंडितों को बिठा दिया, भाई एक सा ऐसा करो भाई, जो एक सी बात कहे दे सारे, ऐसी चीज बना दो। एनबी हॉल हेड ने इस संकलन का
अंग्रेजी अनुवाद किया। और जो इन्होंने 11 पंडित ने जो एक साथ भारतीय कानूनों का एक संकलन बनाया था उसको ट्रांसलेट करा उन्होंने इंग्लिश में, क्योंकि इन्होंने तो हिंदी में लिखा होगा, अब उनको हिंदी तो पढ़नी नहीं आती जो भी आएगा वहाँ पे, तो उन्होंने इसको इंग्लिश में कर दिया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी क्या एक संहिता तैयार करी गई। अब हिंदुओं की तो हो गई है ना, जिसको 11 पंडितों ने कर लिया, NB होल्डेन ने इसको अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट कर दिया। अब 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए जो मुस्लिम कानून थे उसका भी एक वो बना लिया, लेआउट बना लिया कि मुस्लिमों के हिसाब से क्या क्या कानून है, कैसे कैसे होना चाहिए उसका, है ना। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई। क्या करी गई? एक सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और इसके अलावा कोलकाता, यानी कि कलकत्ता बोलते थे जिसको पहले, अब कोलकाता बोलते हैं, उसमें अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। मतलब एक अदालत और बनी गई, एक तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया और एक हो गई अपीलीय अदालत, ठीक है, सर निजामत अदालत, ठीक है। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा होता था। अगर भारत के अगर जिले में बात करें जो इन्होंने तैनात किए थे, सबसे बड़ी पोस्ट किसकी होती थी? जिला कलेक्टर की होती थी। आपने सुना होगा, बड़े लोग बहुत बोलते भी हैं कि बड़ा कलेक्टर है तू, तो वो किस लिए बोलते हैं? क्योंकि उसकी बहुत सारी पावर होती हैं, ठीक है, होती थी उस टाइम पे। तो इनका काम, जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है, इसका काम क्या होता था? मुख्य काम होता था लगान और कर इकट्ठा करना, किस पे टैक्सेस वगैरह लगने हैं वो कर लेना। और जो न्यायाधीश होते थे, पुलिस अधिकारी या दरोगा होते थे, उनकी हेल्प से जिले में जो कानून व्यवस्था है उसको बना के रखते थे। मतलब जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कि जो कानून बना रहे, है ना, जैसे चोरी हुए सारी चीज़ें देखना। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया था। अब उससे क्या हुआ था? उन्हीं का जो कार्यालय था, उन्हीं का जो ऑफिस था, वही कलेक्ट्रेट का जो ऑफिस था, वही क्या था? वहीं पर सारी पावर इकट्ठी हो गई थी। वो और जो भी लोग थे, जो भी पद थे, जो भी लोग हुआ करते थे उस टाइम पे, वो सब उनके पास कुछ भी नहीं रह गया था। सारी की सारी चीज़ें क्या करता था? ये कलेक्ट्रेट ऑफिस से कलेक्टर ही करता था। ओके, चलिए अब देखो कंपनी की फौज के बारे में जान लेते हैं। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, आर्मी कहते थे। सिपाही यानी कि सिपाही, है ना, तो वो सिपाही भी बोलते थे उसको, अपनी सेना को क्या बोलते थे? सिपाही, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज है, अब सिपाही को तो सही से बोल नहीं पाएंगे तो सिपाही ऐसे ही बोलेंगे, तो वो सिपाही आर्मी कहते थे। जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी, जिनकी तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। अब जो मुगल फौज थी, क्योंकि उस टाइम मुगल राज करते थे जब भारत में अंग्रेज आए थे, जो भी तो मुगल जो शासक थे उनके पास क्या थे? घुड़सवार होते थे और पैदल सेना होती थी। और उनके पास और कोई चीज़ नहीं था, उनके पास क्या था? तीर थे, चलाने के लिए तीर चलाते थे या तलवार चलाते थे। लेकिन जो ब्रिटिश सेना थी उसमें क्या थी? मस्केट होते थे। और मस्केट क्या होती है? बंदूक होती है, एक तरह की तोड़ेदार बंदूक। और मैचलॉक होती है बारूद की माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक। मतलब उनके पास बंदूक थी, वो हमसे एडवांस थे, है ना। लेकिन जो हमारे यहाँ के राजा थे, जो शासक थे, उनकी जो फौज थी वो कैसी थी? उनके पास घुड़सवार थे, पैदल होती थी, तीर अंदाजी करते थे या तलवारबाजी करते थे। दोनों फौजों के मुख्यतः ये अंतर थे। अब आप अंतर समझ लो दोनों में किस तरीके से होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ी एडवांस फौजी होगी कंपनी की फौज, है ना, और ये थोड़ी सी पीछे। क्योंकि देखो, एक जो बंदूक काम कर सकती है वो तलवार तो पास आके ही काम करेगी, बंदूक दूर से भी कर देगी, तो ये एडवांस थी। लेकिन चलो पढ़ लेते हैं क्या है। मुख्य रूप से जो प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक, जो इसके जो सवार होते थे मुगल सेना में, क्या होते थे? कौन हुआ करते थे? या तो घोड़े की सवारी करने वाले या पैदल सैनिक हुआ करते थे। और कंपनी की फौज में ज़्यादातर पैदल सेना होती थी, यहाँ घोड़े वोड़े कम ही होते थे। सवारों का दबदबा होता था, पैदल सैनिक कम। ज़्यादातर क्या होते थे? सवार होते थे, और पैदल सैनिक इसमें कम होते थे। सवारों की कम संख्या होती थी, पैदल सैनिक अधिक होते थे, है ना, समझ में आया। यहाँ पे ज़्यादा, जैसे घुड़सवार है, सवार है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। अच्छा, यहाँ पे मुगल फौज में हमने अभी पढ़ा तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना होती थी। मतलब वो तीरंदाजी करनी आती थी और उसको तलवारबाजी करनी आती थी अच्छे से। लेकिन कंपनी की फौज में बंदूक चलाने में वो आगे थे, ठीक है। नंबर 4, विशाल पेशेवर सेना
प्रशिक्षित सेना नहीं, आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक थे। कि उनके पास इतनी बड़ी पेशेवर मतलब ट्रेंड जिसे कहते हैं, जिसको ट्रेनिंग मिली हुई हो, ऐसी सेना नहीं थी। अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तो क्या करते थे, जो किसान थे उनको भी ले आते थे, है ना, उनको भी क्या बना लेते थे, अपनी सेना में शामिल कर लेते थे। जबकि जो कंपनी की फौज थी, जो इन ब्रिटिशर्स की, सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास करा रखा था इन्होंने, और इनके में ज़्यादा डिसिप्लिन देखने को मिलता था। पेशेवर और प्रशिक्षित सेना थी, इनके पास वही काम करने वाला है, क्योंकि ये नहीं कि किसानों को बुला लेंगे वो बोलेंगे, उनके पास वो प्रॉपर सैनिक ही थी और उनको ट्रेनिंग भी दी हुई होती थी। तो ये था दोनों फौजों में अंतर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे, क्योंकि उन्हें क्या करना था, उन्हें डिसिप्लिन करना था, और जो अपने पैसे को मतलब पैसे की तरह लगे, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि अनट्रेंड ना हो। तो वो इस चक्कर में क्या करते थे, जो जाति, कौन सी जाति का, कौन से समुदाय का, ये सब चीज़ नहीं देखते थे, है ना। पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे। अब कोई भी सिपाही आएगा, या तो वो हिंदू होगा, या वो मुस्लिम होगा, या किसी और जाति से बिलोंग करेगा, है ना। हिंदू में भी मतलब या तो वो वैश्य होगा, क्षत्रिय होगा, इस तरीके से होगा। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, यह 1857 की विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। क्योंकि उनकी पहचान मिट रही थी, उनके जीवन का एहसास उनका बदल रहा था। तो जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 का विद्रोह हुआ, उससे पता चलता है कि उनमें कितना रोष था, उसमें कितना मतलब उनमें विद्रोह भर चुका था, क्रांति भर चुकी थी। व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसकी समरी निकालें, हमें कुछ लाइनों में कहना हो तो हम इस तरीके से कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। समझे, एक कंपनी के रूप में आई थी, व्यापार करने आई थी, मसाले बेचने आई थी, और उसने क्या करा, यहीं पे रह के राज करना शुरू कर दिया। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई, और जब भाप टेक्नोलॉजी आ गई, भाप से जब होने लगा तो क्या हुआ, और भी बढ़ गया। और अब केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था, क्योंकि पहले तो टाइम लगता था, क्योंकि भाप आ गया था, भाप का आविष्कार हो चुका था। तो अब केवल 3 हफ्तों में वो फटाफट भारत आ जाते थे। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे, क्योंकि अब जल्दी आ जाते हैं, ज़्यादा देर टाइम नहीं लगता, तो ज़्यादा लोग आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। समझ रहे हो, अगर 100% है भारत में जो उसका भूभाग है, उसका जो क्षेत्रफल है, तो उसका 63% मतलब कंपनी जो उसका भारत का एक बड़ा हिस्सा उनके शासन, उस पर वो शासन करते थे। और 78% केवल 22% ऐसे लोग बचे थे जिन पर उनका सीधा शासन नहीं था। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था, और जो बचे कुचे लोग थे जिन पर नहीं था, उस पर उनका सीधा नहीं था कि वो उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर इफेक्ट तो था ही, है ना, उनके ऊपर प्रभाव तो पड़ ही रहा था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो आप समझे, इससे हमें ये पता चलता है अब ये टाइम आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, पूरा भारत अब उसकी मुट्ठी में आ चुका था। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इसमें टोटल 6। ठीक है, चलिए कर लेते हैं फटाफट से। अगर आपने ध्यान से सुना है तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंसी का अर्थ क्या अर्थ है। 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी। तो बच्चों आपने भी पढ़ा, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें क्या कहते थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहते थे। 3 प्रेसिडेंसी क्या थी, बंगाल थी, मद्रास थी और मुंबई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न पूछा है, वारन हेस्टिंग्स कौन थे, उसने कंपनी की ताकत फैलाने में क्या भूमिका निभाई। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, वारन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी की ताकत को मजबूत करने के लिए उन्होंने अनेक प्रशासनिक और न्यायिक सुधार किए। ठीक है, न्याय को काट लेना, ये एक्स्ट्रा है, न्यायिक सुधार किए। ओके, ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है,
वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए? तो इसका उत्तर लिखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में एक ऐसी न्याय व्यवस्था बनाई जिसमें हर जिले में 2 अदालतें होती थी। एक तो होती थी फौजदारी अदालत और दूसरी होती थी दीवानी अदालत। ठीक है, तो ये तीसरे क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कलेक्टर का क्या काम था? तो अभी हमने पढ़ा कलेक्टर का मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। तो आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। जो पांचवा प्रश्न है आपका उसको लिखेंगे, मुगल फौज और कंपनी की फौज में 2 अंतर लिखिए। तो बच्चों लिख दीजिए क्या अंतर है मुगल फौज और कंपनी की फौज में। सबसे पहले लिखते हैं मुगल फौज के बारे में, सवारों का दबदबा था, पैदल सैनिक कम थे। ठीक है, तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण सेना थी। 2 क्वालिटी तो हमने मुगल फौज की बता दी। अब देखते हैं इनमें क्या अंतर था। कंपनी की फौज में अधिकतर पैदल सेना, सवारों की कम संख्या, पैदल सैनिक अधिक थे। ठीक है, क्या थे? सवारों की कम संख्या थी और पैदल सैनिक अधिक थे। और दूसरा ये यहाँ पे है बच्चों, है ना, बंदूक चलाने में निपुण होना। वो किस में थे? ये तलवारबाजी में थे और ये बंदूक चलाने में थे। ठीक है, ये हो गया कंपनी की फौज। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, इसको आप निचली वाली लाइन से लिखना। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन जो हमें खुद से करना है, सोचकर लिखना है कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए क्यों काम करती थी? ऐसी क्या जरूरत थी उन्हें काम करने की? एक तो बच्चों क्योंकि अभी कंपनी आई थी, उन्हें इतनी राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। क्यों नहीं थी उनके बाद? क्योंकि छोटे छोटे हिस्सों में क्या करते थे, राजा राज्य करते थे, है ना, तो उन्हें ये नहीं पता था संपूर्ण राष्ट्रवाद क्या होता है। और भारतीय जनता को क्या सबसे पहला लिख देंगे, भारतीय जनता को उस समय राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी और भारतीय जनता को जीवन यापन करने के लिए अच्छा वेतन मिल जाता था, और क्या चाहिए उन्हें, तो इसलिए वो काम कर लेते थे। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए मैं 8th क्लास की सारी जो वर्कशीट्स की सोल्यूशन लाती रहती हूँ। और बच्चों वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक आपने नहीं कही है। कम से कम अपने 20 दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और डियर स्टूडेंट्स, एक अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ना। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।